तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। और शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो आज हम लोग करने वाले हैं, क्या करेंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का पार्ट हमारा 4 रहने वाला है। ठीक है, पार्ट 4 या पार्ट 5। तो एक मिनट, ये हमारा पार्ट 5 है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? पार्ट 5। और इसमें हम लोग करने वाले हैं, हाँ चलिए, पार्ट 5 है हमारा। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो चारों वीडियो देख सकते हैं। किस किस यूनिवर्सिटी के काम में आएगा? तो देखिए, मैं जैसा कि बोला हूँ, एनवायरमेंटल स्टडीज सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम रहता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ें। ठीक है, फिर चाहे आपका SKMU दुमका हो, या कोल्हान यूनिवर्सिटी हो, या रांची यूनिवर्सिटी हो, या BBMKU हो, या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, या नीलांबर पीताम्बर हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी का सेम रहेगा सिलेबस। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपको पर्यावरण अध्ययन ही पढ़ना है, BA BCom BSc। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहला यहाँ पे हमारा प्रश्न आता है, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और नीतियां। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा, ग्लोबल एनवायरमेंट इशू एंड पॉलिसीज। तो पहला प्रश्न जो हमारा बनता है लॉन्ग आंसर टाइप में, और मैं केवल टू द पॉइंट लिखता हूँ, एग्जाम में आपको डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा छोटा आपको शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, जिसको सिनॉप्स कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, यानी कि विश्व में अभी पर्यावरण की कौन कौन सी समस्याएं हैं। ठीक है, व्हाट आर द मेजर ग्लोबल एनवायरमेंट इशू। तो देखिए, पहला इशू हमारा क्या है, क्लाइमेट चेंज। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यह हमारा विश्व का सबसे बड़ा परिवर्तन में से एक है। ठीक है, और इसको हम लोग एक इशू मानते हैं। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि विश्व का तापमान जो बढ़ रहा है, इसके ऊपर। ओजोन परत क्षय। ठीक है, हमारा जो ओजोन लेयर है, ओजोन का सूत्र O3 होता है। ठीक है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर बने होते हैं ओजोन लेयर, और यह समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत अगर छेद हो जाएगा तो वहां से अल्ट्रावायलेट रे निकलेगी। ठीक है, परावैंगनिक विकिरण, जो हमारे लिए त्वचा कैंसर है, तो ये भी एक मुद्दा है। चौथा है हमारा जैव विविधता की हानि, यानी कि अभी जो है बहुत सारे जीव विलुप्त हो गए हैं, और जो जीव विलुप्त हो जाते हैं उसको रेड डाटा बुक में एंटर किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। पांचवा है वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। क्यों? क्योंकि विश्व में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज लग रहे हैं, जिसके कारण वनों की कटाई हो रही है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। छठा, अम्लीय वर्षा, यानी कि एसिड रेन हो रहा है। इतने जो फैक्ट्रियों से जो गर्म हवाएं निकलती हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी विषैली हवाएं होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स हवाएं होती हैं, फैक्ट्रियों की हवाएं, और हमारे वाहनों की हवाएं, गाड़ी की हवा और फैक्ट्री की हवा, इन दोनों से जो वर्षा होती है, इसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तब इसे जो है अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, और अम्ल वर्षा जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ वहाँ, अगर दीवार में पड़ा तो दीवार खराब, जिसके कारण हमारा जो है ये ताजमहल भी अम्ल वर्षा के प्रभाव के कारण नष्ट हो रहा है। ठीक है, फिर आता है प्रदूषण। पॉल्यूशन में 3 प्रकार के पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, और फिर ध्वनि प्रदूषण, और फिर रेडिएशन। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक है, इस पे आप चाहे तो पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। ओके, अगला हमारा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारा दूसरा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में क्या अंतर है, या फिर ये क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो यू नो कि क्लाइमेट चेंज क्या है, विश्व का मौसम बदल रहा है, इसी को हम लोग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। बिन मौसम बरसात, बिन मौसम गर्मी, बिन मौसम सर्दी, ठीक है, ये सब होने लगता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तित हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग कि विश्व का तापमान बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो देखिए, मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि है। ठीक है, अरे यार, खाना खाने के बाद ना अजीब अजीब डकार आता है, सॉरी। तो पृथ्वी का औसत तापमान जो है बहुत ज़्यादा होने लगता है। देखिए, हमारा ह्यूमन बॉडी जो है 18 डिग्री से 22 डिग्री के टेम्परेचर को बहुत इजीली
एब्जॉर्ब करता है, 18 से 22 डिग्री। ठीक है, औसत तापमान क्या है, तो 18 से 22 डिग्री का तापमान जो है बहुत नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन जब यह 30 तक जाता है तब नॉर्मल है। 32-35 जैसे ही क्रॉस करने लगता है ना, तब हम लोग को गर्मी लगने लगता है। और 40-42 टेम्परेचर जैसे ही पहुंच जाता है तो हम लोग पागल होने लगते हैं, इतना गर्मी, इतना बॉडी हीट हो जाता है। ठीक है, तो यही है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, विश्व का तापमान बढ़ना, जलवायु परिवर्तन, तापमान, वर्षा, हवा आदि में दीर्घकालिक परिवर्तन, बिन मौसम बरसात होने लगता है, कहते हैं तो बिन मौसम ठंडा, गर्मी, सर्दी, सबका एक सीजन है, लेकिन सीजन में कुछ नहीं, मतलब बेमौसम सब काम होने लगेगा। ठीक है, यही है जलवायु परिवर्तन। अगला है ओजोन परत क्या है, या ओजोन परत क्षय क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ओजोन लेयर, ठीक है, तो देखिए ओजोन लेयर डेप्लेशन क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। ओजोन परत का मुख्य कारण क्या है, ओजोन परत जो हमारा क्षय हो रहा है इसका मेन रीजन क्या है, तो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर, CFC। ये CFC क्या है, एक गैस का नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इतना बड़ा नाम, हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्ट में CFC बोलते हैं। इसी से हमारा ओजोन परत छेद होता है। ठीक है, ओजोन परत मोटी है, बहुत मोटी है, फिर भी उसको छेद कर सकता है यह गैस, CFC गैस। अब बोलिएगा ये CFC गैस कहाँ से निकलता है, तो यह जो है ये CFC गैस हम लोग घर में फ्रिज यूज करते हैं, मेरे घर में नहीं है। ठीक है, तो जो लोग यूज करते हैं वो बता देता हूँ। फ्रिज जो होता है ना, उस फ्रिज से देखिएगा पीछे साइड में गैस निकलने का रहता है। ठीक है, निकलने का रहता है ना पीछे में गैस। इसके अलावा एयर कंडीशनर रहता है, एयर कंडीशनर जिससे बालों को सुखाते हैं। ठीक है, देखे होंगे फिल्मों में कि लड़कियां एयर कंडीशनर से बाल सुखा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रिज हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, AC हो गया, इन सभी से जो हवाएं निकलती है ना, उसी को बोलते हैं, इससे जो गैस रिलीज होता है इसी को बोलते हैं CFC गैस, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और ये गैस जो है सीधे ओजोन परत को छेद करता है। तो भुगत कौन रहा है, हर कोई भुगत रहा है, लेकिन इसका फायदा कौन उठा रहा है, केवल अमीर, अमीर आदमी इसका फायदा उठा रहा है, और खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, और सरकार बोलती है कि CFC का प्रयोग कम से कम करें। ठीक है, अरे भाई इतना अगर आपको चिंता है तो बंद कर दीजिए फ्रिज वगैरह, करेगा कोई नहीं करेगा, कोई देश नहीं करेगा। तो कुल मिला के बात इतना है कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि विश्व को बचाओ, विश्व को बचाओ, पर्यावरण प्रदूषण, कुछ नहीं। अब पृथ्वी जब तक से विनाश नहीं होगी तब तक से ये सब नहीं रुकेगा। हाँ, पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, आदर्श बनेंगे हम लोग नाम मात्र का, किताबी रूप से आदर्श बनेंगे, रियलिटी लाइफ में कोई आदर्श नहीं बनेगा। आप भी फ्रिज का यूज कीजिएगा, हम भी यूज करेंगे, संभव ही नहीं है जब तक सरकार नहीं चाहेगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतना है कि किताबी ज्ञान एक साइड में और असली ज्ञान एक साइड में। ठीक है, चलिए, हालांकि सब मैं बोल देता हूँ खुल के, दूसरा टीचर नहीं बोलते हैं, उन लोग को लगता है कि आदर्श बना रहना चाहिए, दिखावे का, दिखावे का क्या रखोगे यार, जो रखना है रियलिटी रखो ना भाई। चलिए, अम्ल वर्षा कैसी होती है, तो अम्ल वर्षा कैसे होती है, हाउ डज एसिड रेन ऑक्योर। तो मैंने क्या बताया कि फैक्ट्री से जितना भी गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और हमारे गाड़ी से, ठीक है, आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा बहुत सारा धुआं निकलता है, और फैक्ट्री से तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारा धुआं कहाँ जाता है, ऊपर जाता है आसमान में। आसमान में ज्यों ही हमारा क्षोभ मंडल को पार करके समताप मंडल पहुँचता है, तो वहाँ पे समताप मंडल में ये सारे गैस जो है, मतलब क्षोभ मंडल में ही ये गैस क्या करते हैं, अपना अपना जो है तापमान बढ़ाने लगता है। ठीक है, तापमान बढ़ाने लगता है, और हमारा फिर पानी जो होता है उसका pH मान कम हो जाता है। pH वैल्यू आप पढ़े होंगे, pH मान पढ़े ना, अम्ल और क्षार और फिर लवण। ठीक है, एसिड, बेस और साल्ट आपने पढ़ा है। तो ये pH वैल्यू जो है वर्षा के जल का pH मान कम कर देता है, ये सब गैस क्षोभमंडल में जा करके फिर ये जो वर्षा होती है वह अम्ल वर्षा कहलाती है। तो कुल मिला के बात इतना है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, N2O और NOx वायुमंडल में पानी के साथ मिलकर, घुल मिलकर वर्षा होती है, तो इसे ही हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है, इसको भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण
समझौते, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट, ये क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे, चलिए कोई बात नहीं। सुने होते तो फिर मेरे पास बैठे क्यों होते, और अगर सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बैठे हैं तब तो और अच्छी बात है। ठीक है, रिवीजन हो जा रहेगा आपका। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल यह एक समझौता हुआ था, बहुत सारे देशों के बीच में एक समझौता हुआ था, इंटरनेशनल लेवल का समझौता, जिसको हम लोग वैश्विक समझौता बोलते हैं। कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, और यह हमारा पृथ्वी के पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए यह समझौता किया गया था। ठीक है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसमें बहुत सारे देश भाग लिए थे, भारत भी भाग लिया था। 1997 में यह अपनाया गया और 2005 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य विकसित देश यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, इन सभी डेवलप्ड कंट्री में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। जैसे चाइना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्री है और वहाँ पे, अमेरिका में, ठीक है, इंग्लैंड में, रसिया में, जापान में, इन सभी जो है डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि वहाँ पे सब कुछ विकसित हो चुका है। ठीक है, हर आदमी सुखी है, हर आदमी अमीर है, किसी को यहाँ के जैसा नहीं कि किसी घर में बाथरूम है तो किसी के घर में नहीं है, किसी घर में इन्वर्टर है तो पूरे गांव में मात्र 2 गो इन्वर्टर है। ठीक है, ऐसा भारत के जैसा नहीं, वहाँ पे सब अमीर है, हर एक के घर में इन्वर्टर है, हर एक के घर में सब कुछ है, एवरीथिंग। ठीक है, तो वह क्या है? डेवलप कंट्री है, हर एक के घर में वहाँ पे फ्रिज है, हर एक के घर में 4 व्हीलर है। ठीक है, तो उसको हम लोग डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, जिसका सब कुछ विकसित हो चुका है। वहाँ पे गरीबी नाम मात्र का 1% 2% गरीब लोग होंगे मात्र। ठीक है, तो वैसे कंट्री, सिंपल सी बात है कि जिसके घर में, सबके घर में 4 चक्का रहेगा, सबके घर में अपना अपना फ्रिज रहेगा, तो वो देश ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा? ज़्यादा मात्रा में गैस रिलीज करेगा, चाहे वह गैस अब CO2 की हो, कार्बन डाइऑक्साइड की हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड की हो। ठीक है, उस देश में ज़्यादा फैक्ट्री भी होंगे। तो कुल मिला के बात इतना है कि वो देश ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण करेगा। जैसे चाइना जो है, भारत जितना प्रदूषण कर रहा है उसका 5 गुना ज़्यादा। ठीक है, भारत 5 साल में जितना प्रदूषण करेगा, चाइना उतना 1 साल में कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रदूषण को क्या करता है? चाइना 5 बार में कर देता है भारत की जितना, तो इसको तो फिर ज़्यादा हर्जाना देना पड़ेगा ना चाइना को, इसीलिए यह समझौता बना। क्या समझौता बना? क्योटो प्रोटोकॉल समझौता 1997 में, कि विकासशील देश अपना प्रोडक्शन कम करें या फिर विश्व की सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं या ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना योगदान दें। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इसी तरह से लिखना है आपको, समझा समझा के। समझ सोचिएगा कि आप एग्जाम में ये सोचिएगा कि आप हमको समझा रहे हैं। ठीक है, किसी को और को नहीं, बस हमको समझा रहे हैं एग्जाम में, उसी तरह से आप लिखिएगा एकदम अपना भाषा में। और पेपर में सबसे ऊपर में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, अब आता है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता क्या है? तो देखिए, पेरिस एग्रीमेंट यह कहाँ हुआ था? यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। ठीक है, एफिल टावर यहीं पे है, पेरिस में। तो 2015 में पेरिस में किया गया जलवायु समझौता है, जिसमें देशों ने, विश्व के विभिन्न देशों ने तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, कि जितना वर्तमान तापमान था 2015 में, उससे 2 डिग्री नीचे करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, द पेरिस एग्रीमेंट इज अ 2025 इंटरनेशनल ट्रीटी एम टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू वेल, ठीक है, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो समझ गए। और इंग्लिश में भी दे दिया हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना हो, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले हमको परेशान कर देते हैं कि सागर भाई आप खाली हिंदी मीडियम वाले के बच्चों को देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला सब कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा रे भाई, मेरे पास ही आइएगा। चलिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सतत विकास लक्ष्य कौन सा है? देखिए, मैंने सतत विकास के बारे में आपको ऑलरेडी बताया था कि ऐसा विकास जिससे हम भी फायदा में रहें और हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान न पहुंचे, उससे ही सतत विकास बोलते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं ये बताना है। ठीक है, व्हाट आर द की, ठीक है, एनवायरमेंट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सबसे पहला है जल स्वच्छता। ठीक है, जल, स्वच्छ जल और स्वच्छता, यानी कि क्लीन वाटर एंड
सैनिटाइजेशन, जैसे आपको अगर घर में आरओ नहीं है तो कम से कम आप क्या कीजिएगा कि पानी को बॉईल करके पीजिए, ठीक है। स्वच्छता, जब भी आप सोच जाएं तो देखिए ये सब पॉइंट है, और इसके बाद फिर आप जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको लिखना है, ठीक है। आप खुद सोच के लिखिए ना कि पानी को बॉईल करके पीना है। स्वच्छता, जब आप सोच करने जाएं, ठीक है, तब हाथ धो लें, ठीक है, साबुन से हाथ धोएं। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तब भी आप साबुन से हाथ धों, ठीक है। इससे क्या होगा, बीमारी कम होगा। 1 नंबर पॉइंट, इसमें 50 वर्ड लिख दिए। फिर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि हमें जो है बिजली का बचाव करना है, कम से कम प्रयोग करना है, ओके। जब जरूरत हो तभी प्रयोग करना है। क्या कर रहे हैं एसबीआई वाले यार, 1 मिनट, हम तुरंत उठाते हैं, ठीक है। हेलो, प्रिय स्टेट बैंक ग्राहक, आपके 1 5 4 0 पर समाप्त होने वाले डेबिट कार्ड पर ई-कॉम सुविधा सक्षम न होने के कारण 0 पैसे का लेन देन अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया इंटरनेट बैंकिंग या योनो या चलो सुन लें। एगो ट्रांजैक्शन किया था सुबह में, ठीक है, तो वही हमारा फेल हो गया था, तो मुझे डर लग रहा था। चलिए आगे देखते हैं। तो स्वच्छता हो गया, जलवायु कार्रवाई हो गया, फिर जलमंडल का संरक्षण हो गया, फिर है हमारा स्थलीय पारिस्थितिकी संरक्षण। यानी कि देखिए स्थलीय पारिस्थितिकी संरक्षण में क्या बोलिएगा, और जल संरक्षण में आप सबको मालूम है कि हमारे जमीन पे जो है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जो स्थल पे उगते हैं, इनकी रक्षा करना है। बहुत सारे पेड़ पौधे अभी विलुप्त हो चुके हैं, बहुत सारे जीव विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, तो इन सभी की रक्षा करना मनुष्य का ही कर्तव्य है। फिर हमारा जलमंडल संरक्षण, जो हमारा जलमंडल है, हम लोग क्या करते हैं, वाटर को फ्री में छोड़ देते हैं। नल खुल रहा है तो कोई किसी को मतलब नहीं, बह रहा है तो दूसरे का पानी बह रहा है, हम क्यों उसको बंद करने जाए भाई। ऐसा होता है ना गांव घर में, चाहे शहर में भी, किसी का टंकी चल रहा है, कोई नहीं बोलने जाएगा, ठीक है। किसी का नल फटा है तो फट रहा है, चल रहा है वही। तो ये सब क्या है, जल संरक्षण का गलत तरीका है, इस सबको हमें सुधारना है, ठीक है। तभी हमारा भविष्य, आने वाला पीढ़ी सक्षम रूप से, सही रूप से जी पाएगा। चलिए, हालांकि ये जितना भी पर्यावरण का मुद्दा है, किसी एक व्यक्ति से सही नहीं होगा, पूरा समाज का योगदान रहेगा तभी सही हो पाएगा, ठीक है। और इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण का टॉपिक रखा गया ताकि सब कोई पढ़े और सब कोई सीखे, केवल इसलिए नहीं कि एग्जाम पास करना है, ठीक है। एग्जाम जो आपको सिखा रहा है, कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ना जी उन लोग का, तो उद्देश्य यही है कि आप लोग सीखें कम से कम और समझदार बने। फालतू में पानी, बिजली, जितना भी चीज़ें हैं, गाड़ी घोड़ा, इन सब का वेस्ट मत करें, ठीक है। भारत में प्रमुख पर्यावरण कानून कौन से हैं, ठीक है, व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंट लॉ इन इंडिया। तो देखिए भारत में सबसे पहले 1986 में, लेकिन 1986 से भी पहले 1972 में एक कानून आया था, 1972 में, ठीक है, 1972 में आया था, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। उसके बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना। 1972 में कौन सा अधिनियम बना, 1972 में बना भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और फिर 1986 में बना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये सबको याद करना है। फिर जलवायु, जो हमारा जो जल प्रदूषण हो रहा है, इसके लिए 1974 में बना, ठीक है, जल प्रदूषण अधिनियम 1972। वायु के लिए फिर बना हमारा 1981 में, ठीक है। फिर हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना, जैव विविधता अधिनियम 2002 में बना, ठीक है। सभी के लिए अलग अलग ये क्या बना है, तो कानून बना है। और जितना कानून बनता है उसका एक अलग से फिर मतलब ऑफिस तैयार होता है। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसका एक ऑफिस है, पूरा का पूरा ऑफिस है, दिल्ली में स्थित है, ठीक है, जो पर्यावरण के बचाव का काम करती है। जल प्रदूषण अधिनियम, इसका भी एक पूरा का पूरा अधिनियम बना, यानी कि कानून बना, तो फिर इसको चलाने का यह एक डिपार्टमेंट बन गया, विभाग बन गया, ठीक है, जल अधिनियम विभाग। फिर इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं जो कि जल संरक्षण का देखरेख करते हैं। वायु प्रदूषण अधिनियम का एक डिपार्टमेंट बन जाएगा, फिर वन संरक्षण अधिनियम का एक डिपार्टमेंट बन जाएगा, ठीक है। सब डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ लोग काम करते हैं जो कि इसको बचाव के और देखरेख के लिए रहते हैं, ठीक है। इन लोग फिर कहाँ से जाते हैं, तो वही गवर्नमेंट सर्विस वाले, यही सब तो हैं, ठीक है।
जैव विविधता क्या है? तो विभिन्न प्रकार के जीवों की सुरक्षा का काम करता है जैव विविधता वाले। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। मैंने बताया था ना अभी कि 1972 में सबसे पहले वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। चलिए ये बताइए कि ये कौन सा जीव है, दिख रहा है आपको? हाँ, चलिए कौन कौन पहचान पाए? जिसका आँख मतलब बहुत अच्छा है वो लोग बता दीजिएगा। ठीक है, और यह जीव भारत का क्या है, भारत का राष्ट्रीय क्या है, ये भी बताइएगा। ठीक है, आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय क्या है, भारत का राष्ट्रीय मैं ये नहीं बोलूँगा, बस हिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ये सिंबल भारत का राष्ट्रीय क्या है, नेशनल क्या है, नेशनल लेवल पे इसको एक पहचान दी गई है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन एक्ट 1972, ये क्या बोलता है 1972 कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए यह अधिनियम का उद्देश्य भारत में वन्य जीव की प्रजातियों की रक्षा करना है और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षा देना है। ठीक है, द एक्ट एम टू प्रोटेक्ट विल्ड एनिमल्स, ठीक है, बर्ड्स में पक्षी भी आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एंड प्लांट्स, यानी कि ये आपका पौधों को भी रक्षा करता है, पेड़ पौधों की भी रक्षा किया। ठीक है, एंश्योर द इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटीज ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री में जितना भी ये सारे चीज़ें हैं, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, और अन्य जीव, इन सभी की रक्षा करने का काम करता है यह अधिनियम। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह अधिनियम कितने अनुसूचियों में विभाजित है? तो यह अधिनियम 6 अनुसूचियों में विभाजित है। ओके, समझ गए? बस इतना ही पढ़िए, अभी काफ़ी है, बाकी आप खुद भी जानकार हैं, मैं केवल टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ। और एक चीज़ जान लीजिएगा, आप जब भी, ये सब सोशल साइंस का ही पार्ट है, सोशल साइंस में जब भी पढ़िएगा, लिखने का जब काम हो तो अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये सब तो मैं डाटा दे रहा हूँ, फैक्ट दे रहा हूँ, इन सब को लिख के आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कि भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में 6 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब कौन नहीं चाहता है कि वन्य जीव संरक्षण यानी कि वन की सुरक्षा, वन्य के जीवों में रहने वाले पशु पक्षियों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर क्या किया गया, तो इसके लिए क्या बनाया गया, इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, नेशनल पार्क। जैसे कि झारखंड में एक नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, आपको मालूम है कहाँ पे है? पलामू जिला में, बेतला। ठीक है, पलामू जिला में है बेतला नेशनल पार्क। हालांकि मतलब पलामू और लातेहार दोनों के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो बेतला नेशनल पार्क हो गया। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, इसी तरह से नेशनल पार्क बनाया गया। इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, वन्य जीव अभयारण्य। जैसे बहुत सारा वन्य जीव अभयारण्य है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य है, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, बिरसा मुंडा मृग विहार आपने सुना है, और मांझी पार्क। ठीक है, पार्क बनाया गया। उसके बाद बोकारो में है नेहरू पार्क है। ठीक है, उसके बाद सिद्धू कानू पार्क है आपका दुमका में। ठीक है, तो ये सब क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है, पार्क बनाया गया है, ताकि पर्यावरण की रक्षा किया जा सके। ठीक है, और यहाँ पे लोग जो है घूमने भी जाते हैं। ठीक है, विथ वाइफ और विथ फैमिली और विथ ऐप। ठीक है, चलिए काश मैं भी जा पाता, कोशिश करूँगा, जो भी हो। अब तो टाइम ऐसे भी मेरा एज हो ही चला है 24 के अप्रॉक्स, 24 हो ही जाएगा नेक्स्ट मंथ। चलिए, तो ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे और वह हमारा कोशिश करूँगा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसी में सारा जितना भी पढ़ने का है सब कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, और मैं ये सब दे देता हूँ, आपको पढ़ना है आपको घर में खुद से। सोचिए मुझे मेहनत कितना लगता होगा इस सब को रेडी करने में। आपको तो पढ़ने में मेहनत नहीं लगता है, सब कुछ मिल जाता है बना बनाया। ठीक है, मुझे कितना मेहनत लगता होगा वो आप अनुमान लगा के देखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय। और जिनको पेड करना है 10 रुपया पेमेंट कर सकते हैं, और जो हिंदी के साथ हुआ वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, बाय।